नमस्कार आप सभी को। एड गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है, जिसकी थीम है निरंतरता से सफलता, यानी निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। जिसके अंतर्गत हमने अपना सृजन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो 60 डे क्रैश कोर्स है, स्पेशली मेंस आंसर राइटिंग को ध्यान रखते हुए, जिसमें हम आपको आंसर राइटिंग के साथ साथ बेहतरीन वन पेजर नोट और कंटेंट क्रिएशन बताएंगे। न सिर्फ आंसर राइटिंग, बल्कि आंसर राइटिंग की छोटी मोटी जो टिट बिट्स होती हैं, जो भी अप्रोचेस आंसर राइटिंग में लगते हैं, वो डेली बाय डेली, क्लास बाय क्लास बेसिस पर आपको बताई जा रही है। और आज इस प्रोग्राम का 8वां दिन है। अभी फिलहाल ये विषय हम इस प्रोग्राम के अंतर्गत कवर कर रहे हैं। आने वाले टाइम में थोड़ा टाइम बीतेगा, जैसे ही मुझे अपनी इंटेंसिटी के लोग मिलेंगे, मैं अन्य प्रोग्राम और अन्य सब्जेक्ट्स को भी इसमें इंक्लूड करूंगा। फिलहाल जो एस्पिरेंट जीडीसी, जीआईसी, एलटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का हो और चाहे हरियाणा का हो, जो इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है ये प्रोग्राम। 60 डे कोर्स है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और 1 2 3 बार वीडियोस देखकर ये कंटेंट इस तरीके से फ्रेम किए जा रहे हैं कि आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में। आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आंसर्स तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आने वाले टाइम में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम हैं, अभी जो बचे हुए हैं, वो भी सब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो अभी से प्रिपरेशन करना, केवल और केवल किताबें पढ़ना, रटना है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस साल भर करनी पड़ेगी। आपको साल भर आंसर राइटिंग रेडी रहना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड है हमारा सृजन प्रोग्राम। इसके साथ मैं गारंटी लेता हूँ 15/20 की। इसका मतलब क्या है कि इस प्रोग्राम के पूरा होने के बाद, जैसे ही 60 दिन इस प्रोग्राम के पूरे होंगे, ये मेरी गारंटी है कि किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे, जिस विषय का प्रोग्राम चल रहा है, अगर अगर नहीं, ये 20 प्रश्न ही आते हैं मेंस परीक्षा में, 20 में से आपको 15 अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न इस प्रोग्राम से देखने को मिलेंगे। और अगर नहीं देखने को मिलेंगे, आप आकर ये चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका एक एग्जाम्पल आप अभी एलटी के एग्जाम्स में देख सकते हैं। 10 प्रश्न आए थे एलटी के एग्जाम में भूगोल के, जिसमें से 3 प्रश्न प्रत्यक्ष अभी केवल 7 दिन के क्लास से आ चुके हैं। मतलब हमने अभी 7 दिन की क्लास की और वहां से 3 प्रश्न आ चुके हैं। और करीब 4 प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने 60 क्वेश्चंस तैयार किए हैं, उसमें से वो 4 प्रश्न आ गए हैं। ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, जो डायरेक्ट 60 डे प्रोग्राम। तो इस तरीके से 7 प्रश्न 10 में से हमारे प्रोग्राम से डायरेक्ट आए हैं। डायरेक्ट का मतलब सीधे लाइन टू लाइन उठाया गया है। इसका प्रमाण जल्द ही मैं टेलीग्राम चैनल पर और इस ग्रुप पर लेकर आऊंगा। थोड़ी व्यस्तता है अभी। दूसरा पीडीएफ, पीडीएफ उन्हीं को मिलेगा जो 60 डेज प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे। व्यूज के लिए नहीं, बल्कि कंटिन्यूटी के लिए, कि हाँ, ये बच्चे भी साथ में जुड़े हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। पीडीएफ तैयार है। इस तरीके का पीडीएफ जो है कंपाइल करके आपको मिल जाएगा। चलते हैं अब 8वें दिन के प्रोग्राम पर। प्रश्न क्या था हमारा? अपक्षय वेदरिंग के प्रकारों और इससे प्रभावित होने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। विशेषकर भौतिक अपक्षय की प्रक्रियाओं का परीक्षण कीजिए। ठीक है। इसमें अब देखें, सबसे पहले हम काम क्या करते हैं? आंसर राइटिंग का पहला रूल क्या है कि हमको प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने के बाद हमको उसके पार्ट्स देखने हैं। ठीक। अब हम पार्ट्स देखेंगे। पार्ट्स देखते हैं। वेदरिंग के प्रकारों और इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। विशेषकर भौतिक वेदरिंग की प्रक्रियाओं का परीक्षण कीजिए। ठीक है। आपको दिख गया? 3 पार्ट्स आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं। वेदरिंग के प्रकार, उनको प्रभावित करने वाले कारक और भौतिक अपक्षय की प्रक्रियाओं का परीक्षण करना है हमको। तो हमको ये पता चल गया कि भैया इसमें 3 पार्ट है। देखिए, अच्छा, जो मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा था, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन एलटी में यहां पर केमिकल वेदरिंग की प्रॉपर्टीज पूछी है। आप लिख के ले लो, आने वाले जीडीसी में, जीआईसी में वेदरिंग में से फिजिकल वेदरिंग ही आएगा। तो ये प्रश्न आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आने वाले दोनों एग्जाम्स में, या तो एक एग्जाम में ये प्रश्न और एकदम सेम टू सेम इसी फॉर्मेट पर प्रश्न आएगा। ठीक है। 3 पार्ट हो गए। अब हम अपना दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। 20 इज रेस टू 60 इज टू 20। 20% में इंट्रोडक्शन होगा, 20% में आपका बॉडी होगा, यानी जो प्रश्न की डिमांड है उसके साथ साथ डायग्राम, और 20% में आपका होलिस्टिक कंक्लूजन होगा। चलते हैं। अब देखिए, डेफिनेशन क्या है? वेदरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें शैलों यानी रॉक्स का उनके मूल स्थान पर ही वायुमंडलीय और जैविक कारकों के प्रभाव से विघटन और विघटन होता है। ठीक है।
वेदरिंग क्या होता है कि वह प्रक्रिया है जिसमें शैल बेसिकली रॉक्स का इन सीटू यानी उनके मूल स्थान पर ही एटमॉस्फेयर और बायोलॉजिक कारकों के कारण विघटन होता है। अब देखिए, यहां से आगे चलने से पहले थोड़ी सी एक चीज आप समझिएगा। 3 टर्म्स हैं, ये लगातार मेंस में भी पूछे जाते हैं, ये लगातार आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आपको इनके बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। पहला जो टर्म है वो है अनाच्छादन यानी कि डेनुडेशन, ठीक है। दूसरा है अपक्षय यानी कि विदरिंग और तीसरा है अपर्दन यानी कि इरोजन। सुनने में तो ये तीनों सेम लग रहे हैं, लेकिन इसमें मूलभूत और फंडामेंटल डिफरेंस है। देखिए, वेदरिंग क्या होता है, जैसा आपने पढ़ा डेफिनेशन में, कि उनके स्थान पर ही, मतलब जहां अगर कोई रॉक है, ठीक है, सपोज करो ये रॉक है और इसका इसी स्थान पर विघटन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डेनुडेशन, मतलब ये रॉक टूटकर इसी स्थान पर गिर गए, इसको कहते हैं या तो एटमॉस्फेरिक कारण की वजह से या तो पृथ्वी के अंदर के किसी कारण की वजह से, इसको कहते हैं वेदरिंग। इरोजन क्या होता है, जब यही रॉक ट्रांसपोर्ट होकर या अपनी जगह से निकलकर दूसरी जगह पहुंचे और बीच रास्ते में भी ये प्रक्रियाएं करती चलें, तो अगर ये प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इरोजन, ठीक है। यहां से लेके यहां तक को इरोजन कहते हैं। और डेनुडेशन क्या होता है, अगर ये दोनों साथ में हो रहा है, ठीक है, तो उस पूरी प्रक्रिया को डेनुडेशन कहते हैं। तो डेनुडेशन यानी अनाच्छादन बराबर वेदरिंग प्लस इरोजन, ठीक है। मतलब ये आपका मदर टर्म है और ये दोनों उनके बच्चे हैं, इस तरीके से आप याद कर लिए, ठीक है। अनाच्छादन जो है डेनुडेशन, ये मदर टर्म है और ये दोनों इसके आउटकम्स हैं। चलिए अब चलते हैं हम। हो गया हमारा ये कि बिना वेदरिंग मटेरियल के परिवहन के ये प्रोसेस होती है। अगर परिवहन हो जाएगा तो ये हमारा वेदरिंग से हट के इरोजन हो जाएगा। यह डेनुडेशन साइकिल का प्रथम चरण है। जैसे मैंने बताया, डेनुडेशन का पहला स्टेज क्या होता है, वेदरिंग होता है, और मृदा निर्माण, ढाल विकास तथा स्थलाकृतिक विकास यानी लैंडस्केप डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आप समझिए, अगर रॉक अपनी जगह पे डिसइंटीग्रेट नहीं होगा तो सॉइल कैसे बनेगा। सॉइल कैसे बनता है, रॉक से ही बनता है ना। जो रॉक्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होकर अगर कड़ टूट कर गिरते हैं तभी तो सॉइल का निर्माण होता है। स्लोप डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, कोई सतह है, वहां पर वेदरिंग होगा, ये जगह और इरोड होती होती और गहरी बन जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, तो स्लोप डेवलपमेंट होता है। स्थलाकृति विकास मतलब अलग अलग लैंडस्केप डेवलपमेंट जो होते हैं वो भी वेदरिंग का होते हैं। जैसे मान लो पहाड़ी है, नदी काट के इसके बीच से गई तो यहाँ पर 2 वैलीज बन गए, ठीक है। तो वेदरिंग और इरोजन से लगातार लैंडस्केप का डेवलपमेंट होता रहता है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न के डिमांड पर। सबसे पहले इसने पूछा था कि प्रकारों के बारे में बताइए, ठीक है। तो आप सबको पता है कि वेदरिंग के सीधे आएंगे हम, इंट्रोडक्शन के बाद सीधे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, कोई कहानी नहीं, सीधे हम प्रकार पे आएंगे। ये हेडिंग डालेंगे अपक्षय के प्रकार। पहला डालेंगे भौतिक प्रकार, भौतिक या आंतरिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय और तीसरा है जैविक अपक्षय। अब हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। भौतिक अपक्षय क्या होता है, जब शैल छोटे छोटे टुकड़ों या फ्रेगमेंट्स में टूटना आरंभ करे बिना उसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन हुए। मतलब जब कोई रॉक है छोटे छोटे कणों में टूट जाए डिफरेंट रीजंस की वजह से, बिना उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुए, उसको फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। केमिकल वेदरिंग क्या होता है कि जब रॉक का केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संरचना चेंज हो जाए बिना उसको टूटे या टूटने के बाद, उसको क्या कहते हैं, उसको केमिकल वेदरिंग कहते हैं। उसके प्रकार कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसमें होता है हाइड्रेशन, जलयोजन या जल अपघटन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन और विलयन यानी कि सॉल्यूशन। ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो अलग अलग हैं, ये केमिकल वेदरिंग में आती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट वेदरिंग का प्रकार जो है वो बायोलॉजिकल वेदरिंग या जैविक अपक्षय आता है। जैसे कि जैविक अपक्षय कैसे होता है, जैसे नाम से ही पता है जैविक अपक्षय, तो यहाँ पर जो पौधे होते हैं उनके जो जड़ होते हैं वो मिट्टियों में जाते हैं अंदर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो रॉक का ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है उसको तोड़ते हुए अंदर की तरफ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से इसको लूज बना देते हैं मिट्टी को, फिर एक रूट यहाँ चला गया, ठीक है, फिर एक रूट यहाँ आ गया। तो ये जो पूरा जो रूट सिस्टम होता है वो पूरी मिट्टी की संरचना को
प्रभावित करते हुए, उनका काट छांट करते हुए चलती रहती है और ये बायोलॉजिकल वेदरिंग को जन्म देती है। दूसरा रीजन क्या होता है, बोरोइंग एनिमल। जो गड्ढा खोदने वाले एनिमल्स होते हैं वो भी तो एक तरीके से वेदरिंग कर रहे हैं ना, रॉक या मिट्टी के कणों को हटा रहे हैं अपनी जगह से, उनको डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। तो बोरोइंग एनिमल जैसे चूहा हो गया और भी रोडेंटिसाइड्स हो गए, ये सारे बोरोइंग एनिमल, ये भी बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डिकम्पोजर होते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं, वो भी धीरे 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 लाखों 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 साल से प्रक्रिया करते आते हैं, वो भी बायोलॉजिकल वेदरिंग करते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज, जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, जो हम खनन करते हैं, जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जो हम रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, और भी जितने भी विनिर्माण करते हैं, जितने भी निर्माण करते हैं, वो सारी जो है वेदरिंग में आएगी, अगर हम जो लेयर होता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो 3 प्रकार की हमारी वेदरिंग हो गई। पहले प्रश्न के पहले पार्ट का डिमांड हमने एड्रेस कर दिया। अब दूसरा हमारा डिमांड ये था कि इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करिए। अब कारक है, मतलब वेदरिंग को प्रभावित कौन कौन से कारक कहते हैं, तो हम हेडिंग डालेंगे अक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है जलवायु यानी क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में आपको पता है, बीइंग अ ज्योग्राफी स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए, क्लाइमेट इज सम टोटल ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल और टेम्परेचर। क्लाइमेट में ये दोनों चीजें मुख्यतः आती हैं। तो कहीं पर भी आप क्लाइमेट हेडिंग दोगे, उसके अंदर टेम्परेचर और रेनफॉल आप डालोगे, तो जो टेम्परेचर और रेनफॉल की मात्रा होती है वो वेदरिंग की दर को प्रभावित करती है। बारिश ज्यादा होगी तो वेदरिंग ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेदरिंग ज्यादा होगा। अभी जैसे रात ज्यादा हो गई है तो ये डोगेश भाई लोग का भूखना ज्यादा हो गया, इसको इग्नोर करिए, ठीक है। तो ये हमारा जलवायु हो गया। जलवायु में दो चीजें, टेम्परेचर और रेनफॉल। दूसरी होती है रॉक स्ट्रक्चर, यानी रॉक की संरचना क्या होती है, ठीक है। अब रॉक स्ट्रक्चर में हमको क्या लिखना है, देखिए ये मैं जो ज्योग्राफिकल टर्म्स की बात करता हूं, जो आपको अतिरिक्त नंबर दिलाएंगे वो यही है, ठीक है। आपको ज्योग्राफिकल टर्म्स कैसे यूज करने हैं, ये हो गया जोड़। आपको केवल रॉक स्ट्रक्चर लिख के छोड़ नहीं देना है। रॉक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आएंगी, जोड़, ठीक है, भ्रंश, स्तरित तल यानी कि बेडिंग प्लेन, ये मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है, छिद्रता यानी पोरोसिटी। देखिए रॉक स्ट्रक्चर में यानी शैल संरचना में जब आप जोड़ लिखेंगे उसका मतलब क्या होता है कि रॉक्स पर जो नेचुरल क्रैक्स पड़े होते हैं, ठीक है, जो ऐसे ऐसे निशान क्रैक बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उन्हीं को जोड़ कहते हैं, उन्हीं को जॉइंट्स कहते हैं। जो नेचुरल क्रैक होते हैं उनको जॉइंट्स कहते हैं। दूसरा होता है भ्रंश यानी फॉल्ट, आपको पता ही है, ठीक है। टेंशनल फोर्स के कारण जब रॉक या लिथोस्फीयर एक दूसरे से दूर जाते हैं तो बीच में दरार बनते हैं, ठीक, जो बीच में घाटियां बनती हैं उसको फॉल्टिंग कहते हैं। या नहीं भी बनी है लेकिन ये जो शक्ति है वो कार्य कर रही है, तो जो रॉक है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिंच रहा है, तो ये भी कारण होता है वेदरिंग का। सेल संरचना में ये भी कारण होता है। तीसरा होता है स्तरित तल यानी बेडिंग प्लेन। देखिए क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक जैसा आप सबको पता है कि कई लेयर से बनता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक मतलब नदी आई, एक बार उसने डिपोजिशन किया, फिर डिपोजिशन किया, फिर डिपोजिशन हुआ, तो कई लेयर से बनता है। सपोज करो यहाँ पर सैंड है, फिर सिल्ट है, फिर क्ले है, कुछ भी है, तो अलग अलग लेयर जो बने हैं, और इन लेयर का जो सेपरेशन होता है, ठीक है, जहां से ये लेयर्स अलग होती हैं उनको क्या कहते हैं, बेडिंग प्लेन यानी कि स्तरित तल। जिस स्तर से ये अलग होते हैं उनको स्तरित तल कहते हैं। और अगर ये स्तरित तल बड़ा रहेगा तो ये वेदरिंग ज्यादा होगी, स्तरित तल एकदम आपस में मिला रहेगा, कम रहेगा तो वेदरिंग कम होगी। तो दूसरा फैक्टर हो गया सेल संरचना। तीसरा होता है खनिजीय संरचना, मतलब मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन। आपको पता है कि जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन यानी जहां पर कास्ट टोपोग्राफी बनती है, वो लाइमस्टोन पूरी तरीके से वेदर हो जाता है, क्योंकि ये लाइमस्टोन का नेचर है, उसकी खनिज संरचना का प्रभाव है कि उसमें वेदरिंग ज्यादा तेजी से होता है, उसमें इरोजन ज्यादा तेजी से होते हैं। वहीं पर अगर आप सैंडस्टोन की बात करेंगे, क्वार्ट्ज की बात करेंगे, तो ये वेदरिंग से उतने ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसा कोई भी रॉक नहीं जिसका वेदरिंग ना हो, लेकिन ये बहुत कम प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो खनिजीय संरचना जैसे लाइमस्टोन और फेल्सपार हो गए, इनकी वेदरिंग बहुत तेज होती है, ठीक है। वहीं पर अगर क्वार्ट्ज और सैंडस्टोन की बात करें तो इन पर वेदरिंग का कम प्रभाव पड़ता है। चौथा हमारा कारण ये है, कारक स्थलाकृति एवं ढाल यानी रिलीफ और स्लोप। स्लोप का मतलब है अगर ढाल पर ही प्रक्रिया हो रही है, सपोज करो ये है, तो अगर ढाल पर यहाँ पर बारिश, मान लो बारिश तेजी से बारिश की बूंदें आ रही हैं, या तो बहुत तेजी से विंड आ रहा है, या सपोज करो पानी बह के आ रहा है, या कोई बोल्डर गिर रहा है, तो बीइंग ये स्लोप की वजह से यहाँ पर वेदरिंग की प्रक्रिया ज्यादा होगी। वहीं पर अगर आप कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लो, यहाँ पर भी वेदरिंग होगी, लेकिन यहाँ पर इसको ग्रेविटी नहीं मिलेगी चीजों को नीचे ढकेलने के लिए, तो यहाँ पर भी वेदरिंग होगी लेकिन इसकी दर कम रहेगी। लेकिन अगर स्लोप है, ठीक है, और वहां पर वेदरिंग ज्यादा होगी। तो स्थलाकृति एवं ढाल।
मंद ढाल पे जैसे मैंने बताया आपको कि वेदरिंग वहां पर कम होती है। मंद ढाल पर क्या होता है कि जो जल होता है ना, जल वो स्टैटिक होता है, उसी जगह रहेगा, तो यहाँ पर केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होगी। लेकिन अगर स्लोप है, सपोज करो ये है स्लोप और यहाँ पर पानी है, तो पानी बहेगा ना, तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक फोर्स होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पर वेदरिंग करते हुए आएगी। वनस्पति आच्छादन जैसे हमने ऊपर बात की है कि पौधों की जड़ें जो हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन पौधों के द्वारा, ठीक है, रासायनिक विघटन, अगर पौधे की जड़ें अंदर गई हैं, उसमें कुछ रूट्स में कुछ केमिकल्स होते हैं, यहाँ पर मिनरल्स होते हैं, वो आपस में प्रक्रिया करते हैं, तो वनस्पति आच्छादन भी एक कारण होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है छठवां समय। जितने समय तक कोई प्रोसेस होता रहता है, ठीक है, और उतना ही ज्यादा इंटेंस होता है आपका वेदरिंग। मतलब जितना ज्यादा समय लेगा किसी वेदरिंग में, उतना ही आपका इफेक्टिव वेदरिंग होगा। तो हम कारक की बात करें तो कितने कारक हैं? सबसे पहला था जलवायु, उसके बाद था शैल संरचना, फिर था खनिजीय संरचना, फिर है स्थलाकृति एवं ढाल, फिर है आपका वनस्पति आच्छादन, और अंत में छठवां है आपका समय। तो आपने 6 पॉइंट यहाँ दे दिए, 3 पॉइंट आपने यहाँ दे दिए। अब आपको फिजिकल वेदरिंग की बात करनी है। फिजिकल वेदरिंग क्या होता है? जैसे हमने पहले बात की कि अगर रॉक है तो उसका टूटना जो है, ठीक है, फिजिकल प्रभावों के कारण, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है कि अगर जल बहता है तो अपने साथ साथ वो कुछ गति लेकर चलता है। हवा चलती है तो उसके साथ अपनी एक गति होती है, तो ये जो गति होती है यही काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इन प्रक्रियाओं से अगर रॉक टूटता है तो उसको फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। पहला उसमें ये है, फिजिकल वेदरिंग का पहला प्रकार है परत प्रसरण, यानी एक्सफोलिएशन, यानी ओनियन पीलिंग। आपने प्याज देखी होगी, प्याज में बहुत सारी लेयर होती है, ठीक है, तो आप अगर ऊपर का छिलका निकालेंगे, एक लेयर निकालेंगे, फिर नीचे एक लेयर आएगी, उसको निकालेंगे, वो आराम से निकल जाएगी, फिर उसको निकालेंगे बिना नीचे वाले लेयर को इफेक्ट किए, ठीक है, वो लेयर दर लेयर निकलती रहेगी। उसी प्रकार का कुछ होता है परत प्रसरण। इसमें होता है कि हीटिंग और कूलिंग अल्टरनेट एक साथ होते रहते हैं। एक बार हीटिंग होगी, फिर एक बार कूलिंग होगी, फिर एक बार हीटिंग होगी, एक बार कूलिंग होगी, और जब विंड आएगा और इसकी वजह से जो बाहर का परत है वो कमजोर हो जाता है, और जब विंड आती है तो ये परत उड़ा ले जाती है अपने साथ, ठीक है, तो इसको परत प्रसरण कहते हैं। राजस्थान के ग्रेनाइट गुंबद जो होते हैं। दूसरा होता है खंड विघटन, यानी ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। कोई रॉक है वो ब्लॉक्स में जब टूटने लगे, ठीक है, ऐसे है, और ये टूट कर ऐसे एक हिस्सा गिर जाए, एक हिस्सा ऐसे गिर जाए, एक हिस्सा ऐसे गिर जाए, तो ये रॉक अलग अलग ब्लॉक में टूट गया ना, उसको ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और ये होता कैसे है? जॉइंट जॉइंट अभी जो हमने बात की कि जो नेचुरल क्रैक्स होते हैं रॉक में, दरार, उन्हीं पर होता है ये, ठीक है। मान लो एक दरार ऐसे है, एक दरार ऐसे है, तो ये पूरा ब्लॉक जो है निकल के यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर एक दरार ऐसे है, एक दरार ऐसे है, तो ये वाला ब्लॉक निकल के यहाँ आ जाएगा। ये वाला दरार मान लो ऐसे है, ऐसे है, तो ये वाला हिस्सा यानी ये वाला ब्लॉक निकल के यहाँ आ जाएगा। तो जहां पर आपके जॉइंट्स होंगे यानी दरार होंगे, वहीं पर ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है, ब्लॉक्स में ये पत्थर टूटते हैं। फिर आता है कणीय विघटन यानी ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। वहां पर ब्लॉक में डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, यहाँ पर कोई रॉक है, छोटे छोटे कण में ये बट जाएंगे, ठीक है, बड़े बड़े ब्लॉक में नहीं रहेंगे, छोटे छोटे कण में, यानी ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन इनका होगा। इसका कारण क्या है? डिफरेंशियल एक्सपेंशन। डिफरेंशियल एक्सपेंशन मतलब मान लो ये कोई बड़ा रॉक है, इसमें छोटे छोटे प्रकार के बहुत सारे और भी दूसरे रॉक्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका सैंडस्टोन है, ठीक है, सैंडस्टोन में आपका कॉन्ग्लोमेरेट भी है, सिल्ट भी है, क्ले भी है, और आपका क्वार्ट्ज भी है। तो अलग अलग रॉक हुआ ना, सैंडस्टोन के ही प्रकार हैं ये। तो क्या हुआ, इन सब की प्रॉपर्टी अलग होती है। ये हीट को अलग तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे, ये थोड़ा कम एब्जॉर्ब करता है, ये वाला हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ये वाला और कम करेगा, ये वाला सबसे ज्यादा करेगा। तो क्या होता है कि इनकी डिफरेंशियल हीटिंग होने लगती है, ठीक है, ये अलग अलग दर से गर्म होते हैं, और जब ये अलग अलग दर से गर्म होंगे तो ये अलग अलग दर से ठंडे भी होंगे। तो यही जो अलग दर से गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया है, इसी की वजह से ये जब विघटित होते हैं तो ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में विघटित होते हैं, ठीक है। तो ये अपना पार्ट में ये वाला पार्ट जो है, जो अलग अमाउंट ऑफ हीट लिया वो अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट है जो थोड़ा ठंडा है वो अलग हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में और छोटे छोटे कण में विघटित हो जाते हैं। फिर चौथा होता है हिम क्रिया, यानी कि फॉस्ट एक्शन। इसको कहते हैं फ्रीज थॉ साइकिल, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। तो हिम क्रिया क्या होता है कि जैसे हमने बात की रॉक क्रैक्स, रॉक में बहुत सारे क्रैक्स हैं, ठीक है, जिसको जॉइंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, पानी चला जाता है, ठीक है, पानी के कण या बूंदें चली जाएंगी, और पानी की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब वो जमता है तो उसके वॉल्यूम में 9% की बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब सपोज करो यहाँ पर पानी चला गया,
अब क्या है कि रात हुआ या तो ठंडा मौसम हुआ तो ये पानी जमकर बर्फ बन जाएगा। बर्फ बनेगा तो इसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगा 9%। और जब एक्सपैंड हो जाएगा तो ये कम जगह थोड़ा सा फैलेगा, ये है ना। यहां पर भी पानी गया, फैला 9%। यहां पर भी पानी गया, बर्फ बना, फैला 9%। और इससे बहुत सारे फ्रैक्चर्स को और चौड़ा कर देती है और अल्टीमेटली ये जो है इसमें भी विघटन हो जाता है। तो ये हिमक्रिया होती है। सेम इसी तरीके से होती है लवण अपक्षय यानी कि सॉल्ट वेदरिंग। या यहां पर दरारों में पानी जा रहा था, यहां पर दरारों में नमक जाएगा और एक प्रेशर लगाएगा, वहां पर पानी जम के उसका एरिया बढ़ रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था। यहां पर नमक अंदर जाएगा और जब पूरा नमक भर जाएगा तो ये प्रेशर लगाएगा और ये इसके माध्यम से चौड़ा करेगा, फिर अल्टीमेटली इसकी वेदरिंग हो जाएगी। ठीक है, देखिए प्रेशर की वजह से लवण अपक्षय प्रेशर की वजह से होता है। वहीं पर हिमक्रिया जो है वो फैलाव की वजह से होती है। ठीक है, दबाव मुक्ति या प्रेशर रिलीज, बेसिकली देखो ये ग्रेनाइट रॉक्स में देखी जाती है। ग्रेनाइट रॉक आपको पता है कि पृथ्वी के बहुत नीचे पाई जाती है। ठीक, अब क्या होता है कि इसके ऊपर बहुत सारा दबाव रहता है, बहुत सारा दाब रहता है, लेकिन ऊपर से जब वेदरिंग होती है और ये रॉक जब हटते हैं, ठीक है, ऊपर वाले रॉक जब हटते हैं धीरे धीरे, तब जब ग्रेनाइट थोड़ा सा एक्सपोज होता है तो क्या होता है कि इसके रॉक जब हट जाते हैं तो इसका प्रेशर रिलीज हो जाता है, ठीक है, ग्रेनाइट का, और ग्रेनाइट ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ता है इसमें डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि नीचे तो जा नहीं रहा है, ठीक है, ये तो अपनी जगह फिक्स है, लेकिन ये पार्ट इसका दबाव मुक्त होने की वजह से जो अभी तक दबाव में था भारी, वो ऊपर वाला पार्ट ग्रेनाइट के रॉक का ऊपर जाने लगता है और ये वाला पार्ट तो नीचे है, तो टेक्निकली ये नीचे खींच रहा है, ये ऊपर खींच रहा है। इसकी वजह से जो है उस प्रक्रिया को शीटिंग कहते हैं। ठीक, और ये लिथोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है। तो दबाव मुक्ति भी एक कारण है वेदरिंग कराने का, फिजिकल वेदरिंग कराने का। तो हमने पढ़ लिया फिजिकल वेदरिंग के कितने प्रकार हमने पढ़े। पहला हमारा परत प्रसरण है, जहां पर परत आपका ऑनियन पीलिंग जो मैंने बोला है, आपका हीट और कूल अलग अलग दर से होगा, फिर विंड आएगा और एक लेयर उड़ा के ले जाएगा। फिर होता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, जॉइंट्स के सहारे जो है वो ब्लॉक्स अलग हो जाएंगे वहां से। फिर होता है कणीय विघटन यानी ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, छोटे छोटे टुकड़ों में रॉक बढ़ जाएगा क्योंकि डिफरेंशियल हीटिंग, अलग अलग गर्म होते हैं, अलग अलग ठंडे होते हैं। फिर आती है हिमक्रिया, पानी आपके है ना क्रैक्स में जाएगा, फिर यहाँ पर ये ठंडा होगा, 9% इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी और ये प्रेशर क्रिएट करेगा, अल्टीमेटली ये भी वेदरिंग हो जाएगी। फिर लवण अपक्षय यानी कि सॉल्ट वेदरिंग, पानी की ही तरह है, बस यहाँ पर वहां पर पानी जा रहा था, यहाँ पर दरारों में नमक जाएगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, फिर इसकी वेदरिंग हो जाएगी। फिर मैंने बताया आपको प्रेशर रिलीज की वजह से, दबाव मुक्ति की वजह से जो होता है उसको शीटिंग कहते हैं, और ये जो है प्लूटोनिक ग्रेनाइट में ज्यादा होती है क्योंकि उसके ऊपर ऐतिहासिक रूप से बहुत दबाव होता है, और जब वेदरिंग की वजह से वो दबाव मुक्त होता है तो ग्रेनाइट ऊपर आने की चेष्टा करती है, और जैसे ही ग्रेनाइट ऊपर आने की चेष्टा करती है उसका निचला भाग उसको नीचे खींचता है, यहाँ पर वेदरिंग हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने कंक्लूजन पर। ठीक है, कंक्लूजन हमारा 20% में रहेगा और इस तरीके से रहेगा। वेदरिंग एक मूलभूत भू आकृतिक प्रक्रिया है, ये आपको लिखना है। अगर आपको आधा नंबर अपने उत्तर में चाहिए तो आपको ये ज्योग्राफिक टर्म्स अपने आंसर में यूज करने होंगे, एक सामान्य उत्तर बनाकर अपने उत्तर को नहीं रखना होगा। ठीक है, इसको ना हो तो आप नोट करते चलिए कॉपी में। एक भू आकृतिक प्रक्रिया है यानी फंडामेंटल जियोमॉर्फिक प्रोसेस है जो शैलों को अपर्दन, परिवहन और मृदा निर्माण के लिए तैयार करती है। बिल्कुल सही है, तीनों हो सकता है, अपर्दन भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन और सॉइल फॉर्मेशन भी हो सकता है। लेकिन जलवायु परिवर्तनशीलता में वृद्धि तथा हिमगलन यानी फ्रीज थॉ की चक्र, तो फ्रीज थॉ वही जो मैंने बताया कि आपके ब्लॉक्स की दरारों में जब पानी जाएगा, जमेगा, 9% बढ़ेगा और यहाँ पर वेदरिंग होगी। फ्रीज थॉ चक्रों की तीव्रता में बढ़ोतरी से हिमालय जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अपक्षय की गति तेज हो रही है। यहां से हमने इसको करंट से जोड़ दिया। ठीक है, देखिए कंक्लूजन देखिए कैसे बनाते हैं। यहां पर आपने स्टैटिक रखा कि वेदरिंग ये सारी चीजें करती है, लेकिन अब चूंकि ये साइकिल बढ़ गया है, फ्रीज थॉ साइकिल बढ़ गया है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हिमालयी क्षेत्रों में अपक्षय की गति तेज हो रही है, जो स्थलाकृति विकास यानी लैंडस्केप इवोल्यूशन तथा प्राकृतिक आपदाओं के मूल्यांकन में इसकी महत्ता को रेखांकित करती है। मतलब आप समझिए कैसे वेदरिंग को प्राकृतिक आपदाओं से जोड़ दिया गया। अब देखिए यहीं पर आपको नंबर मिलेगा। एक शानदार आपने कंक्लूजन यहां लिखा है वेदरिंग को एक्सप्लेन करते हुए। आपने कैसे बताया कि हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदरिंग की प्रक्रिया लगातार बढ़ रही है, और हमको ये बता रही है कि बढ़ता हुआ वेदरिंग आने वाले टाइम में प्राकृतिक आपदाओं को बुलावा दे सकता है। तो ये बेहतरीन कंक्लूजन हो गया और ये आपका कंप्लीट आंसर है। इस तरीके के जो भी आंसर चल रहे हैं आप उनको रटने की भी जरूरत नहीं है। आप एक वीडियो, एक लेक्चर उठा के 3 से 4 बार देख लीजिए। अभी लगातार देखते चलिए, एग्जाम से पहले पूरी सीरीज देख लीजिएगा, आप अपनी कॉपी में बेहतरीन आंसर लिख के लाएंगे।
और इसी की गारंटी मैं ले रहा हूं। आप एलटी के पेपर दीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर वो सारे क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा साथ के साथ। आप समझिए 10 में से 7, मैं 10 में से 10 का क्लेम नहीं करता हूं। बहुत लोग आते हैं कि पूरा पूरा क्लेम करते हैं, तो जितना आ रहा है मैं उतना ही क्लेम करूंगा। तो 10 में से 7 प्रश्न, टाइडल हाइपोथेसिस, वेदरिंग, प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये 4 याद आ रहे हैं। 3 प्रश्न और है, मुझे याद नहीं आ रहे हैं। 7 प्रश्न सीधे हमारे सृजन प्रोग्राम से आया है। ये मेरा प्रोग्राम नहीं, आपका प्रोग्राम है। आप लोग इससे जुड़िए, अपने आप को लाभान्वित करिए और इस पूरी प्रक्रिया में एक पार्टिसिपेंट की तरह नहीं, आप एक गार्जियन और अभिभावक की तरह भी जुड़िए। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं कि हमें इस प्रोग्राम में क्या चेंज करने हैं, वो भी आप दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसको मैं निश्चित रूप से अपने इस प्रोग्राम में शामिल करूंगा और 60 दिनों के बाद आप अपने अंदर परिवर्तन देखिएगा। और ये परिवर्तन आपको तभी दिखेगा जब आपने 60 के 60 दिन इस प्रक्रिया का पालन किया है। डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम हमारा, आप बेसिक डायग्राम, ये मतलब एकदम रफ डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये ऑनियन वेदरिंग हो गया, उसका ऊपर का परत आप हटा दीजिएगा। फिर ये ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन हो गया, जिसको खंड विघटन कहते हैं। फिर ये ग्रेनुलर हो गया, एक रॉक बनाइएगा, उसमें छोटे 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 कण बना दीजिएगा। फिर ये आपका हिम क्रिया, बीच से उसको तोड़ दीजिएगा, बीच में पानी डाल दिखा दीजिएगा। फिर आपका उसी तरीके से कुछ आप अपने लवण अक्षय को दिखा दीजिएगा। तो ये डायग्राम बहुत सिंपल से हैं, इनको अपने हाथों से अपने तरीके से बना लीजिए। तो इस तरीके से हमारा 8वां डे का ये आंसर कंप्लीट हुआ। 9वें दिन पे चलते हैं। प्रश्न हमारा, डेविस के इस कथन की सविस्तार व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये पीवाईक्यू है और काफी बार आ चुका है। दृश्यभूमि संरचना, प्रक्रिया और समय का प्रतिफल होता है। यानी एलेबोरेट द स्टेटमेंट गिवन बाय डेविस, लैंडस्केप इज फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है डेविस का और इसी से प्रश्न बना दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर 200 से 250 वर्ड्स में लिखकर या तो अपने पास रखिएगा या तो एड गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर भेजिएगा। इसके उत्तर के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे 9वें दिन के उत्तर के साथ। तब तक के लिए कीप राइटिंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद।